1 Part 2 Important Definitions। एग्रीगेट टर्नओवर यानी टोटल टर्नओवर जिस पर जीएसटी लगता है, तो टर्नओवर की अमाउंट में कौन सा टर्नओवर यानी सेल्स कंसीडर करना है। तो कुछ सेल्स कंसीडर करना है, कुछ उसमें से इग्नोर करना है। तो ये एमसीक्यू के लिए, एग्जाम्पल के लिए ये जरूरी है। फर्स्ट, एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑल टैक्सेबल सप्लाईज यानी सेल्स, जब गुड्स आप सप्लाई करते हो, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज बट एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल बाय पर्सन ऑन आरसीएम बेसिस यानी रिवर्स चार्ज मेथड। रिवर्स चार्ज मेथड यानी हमने कस्टमर को गुड्स सप्लाई किया है, लेकिन जीएसटी हमें नहीं, वो जाकर पे करने वाला है। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हम उससे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, तो वो डायरेक्ट पे करेगा गवर्नमेंट। तो वो सेल्स हमारा जो सेल्स है जिस पर हमें जीएसटी पे करना है उसमें ऐड नहीं होगा। क्यों? वो डायरेक्ट पे कर रहा है, तो हमें पे करना नहीं है, तो हम अपने सेल्स में वो ऐड नहीं करेंगे। फर्स्ट। सेकंड, एग्जाम्प्टेड सप्लाई यानी जिस पर टैक्स पे नहीं करना है जीएसटी, यानी नील रेटेड, ओनली एग्जाम्प्टेड एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो ये भी ऐड करना है। एग्जाम्प्टेड सप्लाई बोले टैक्स फ्री है, लेकिन टर्नओवर में ऐड करना है। हाँ, बाद में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा, लेकिन टर्नओवर में वो ऐड करना है। एग्जाम्प्टेड हो, नील रेटेड हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो। थर्ड वन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जीरो रेटेड सप्लाई। एक्सपोर्ट करते हो जिस पर जीएसटी नहीं लगता, बराबर, फिर भी वो ऐड तो करना है, बाद में आप क्लेम कर सकते हो एग्जाम से। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द पर्सन्स हैविंग सेम बैंक यानी आपने ट्रांसफर किया अपनी हेड ऑफिस से गुजरात में, बराबर, और आपने गुड्स सेंड किया महाराष्ट्र में, आपकी खुद की ब्रांच है वहाँ पर, तो यहाँ से गुड्स आपने महाराष्ट्र में ट्रांसफ़र किया, ब्रांच वहाँ पर है, तो वहाँ से वो लोग महाराष्ट्र में सेल करेंगे, बराबर, लेकिन आपका गुड्स की मूवमेंट यहाँ से महाराष्ट्र में गई, वो इंटरस्टेट सप्लाई हुआ, तो वो भी सेल्स में कंसीडर करना है। बट एक्सक्लूड CGST, SGST, UTGST और जो प्राइस, जो आप सेल्स की प्राइस में जो जीएसटी ऐड करते हो, हम दुकान में से कुछ भी परचेस करते हैं तो जीएसटी उसमें ऐड होता है, तो वो जीएसटी की अमाउंट एक्सक्लूड कर देना है, बराबर। तो वैसे तो पहले तो इंक्लूड करना है टोटल टर्नओवर, बट एक्सक्लूड। हाँ, इसका मतलब मान लो तो मैगी का पैकेट लिया आपने 12 रुपये, उसमें 2 रुपये का जीएसटी, बराबर, तो आपको 10 रुपीज़ ही ऐड करना है, क्योंकि जब टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करोगे तो उस पर आप जीएसटी कैलकुलेट करोगे तो वो 2 रुपीज़ ऑटोमेटिक अंदर आ जाएगा जीएसटी। तो जब भी आप टर्नओवर का टोटल करोगे तो जीएसटी की अमाउंट एक्सक्लूड कर दो, क्योंकि वो बाद में हमें उस पर ही जीएसटी टोटल पर कैलकुलेट करना है। अदरवाइज जीएसटी अगर अंदर ऐड रहा तो आप टोटल पर जीएसटी पे करोगे, यानी जीएसटी पर भी जीएसटी आ जाएगी, इसलिए टेम्पररी उसको निकाल देना है। एंड लास्ट बट कॉम्प्यूटेड ऑल इंडिया बेसिस, यानी इंडिया में हो, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब एरिया में जो भी आपने सेल्स किया है तो इसमें इंक्लूड करना है। नॉट, तो ऊपर आ गई है नॉट कि जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से पे करना है, जिस पर जीएसटी पे हो रहा है, वो टर्नओवर ऐड नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम्प्टेड सर्विस, बराबर, इंक्लूडिंग सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग, यानी आपने किसी को लोन दी है तो वो सर्विस जीएसटी टर्नओवर में ऐड नहीं करना है, वो सर्विसेज ऐड नहीं करना, यानी फाइनेंशियल सर्विसेज। सेकंड पॉइंट, इंडिया। अब इंडिया की डेफिनेशन, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की जो हद है, एंड इट्स टेरिटोरियल वाटर, जो ओशन है यानी समुद्र, समुद्र में
इंडिया का जो सीसोर है वहाँ से अंदर थोड़ा समुद्र तक में थोड़ा एरिया इंडिया में कवर करते हैं, यानी वो एरिया तक कोई भी कंट्री का जहाज अंदर नहीं घुस सकता, तो वो एरिया इंडियन टेरिटरी है। सील्ड एंड सबसोइल अंडरलाइन वाटर, यानी पानी जो है दरिया का, समंदर का, वहाँ तक मैंने बोला कुछ पोर्शन पर झंडा लगा हुआ होता है, तो वो इंडिया का टेरिटरी कहा जाता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो पार्टीशन किया होता है बॉर्डर पे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और अदर मैरीटाइम जोन, यानी सेज, जहाँ पर हमने स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया है, तो वो भी एरिया इंडिया में कवर होता है। एयर स्पेस अबाउट इट्स टेरिटरी, एयर स्पेस वहाँ में पाकिस्तान का भी प्लेन अंदर घुस नहीं सकता, अगर अंदर घुस गया तो हमारा जहाज, हवाई जहाज जाकर, प्लेन जाकर उसको या तो भगाएगा या तो उस पर रखेगा। तो ये इंडियन टेरिटरी इंडिया है। इंपोर्ट, फॉरेन से गुड्स यहाँ पर मंगवाया तो इंपोर्ट है। इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, एंड एक्सपोर्ट टेकिंग आउट ऑफ द इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। बिजनेस, हम बिजनेस का फ्रॉम जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी। उसमें बेनिफिट मिलेगा भी, नहीं भी मिलेगा, लेकिन आपकी ये एक्टिविटी बिजनेस है। एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन कनेक्शन विद और इंसिडेंशियल टू अबाउट, यानी ऊपर जो पॉइंट नंबर 1 है उसके रिलेटेड कोई भी एंसिलरी यानी उसके कनेक्टेड एक्टिविटी करो तो वो भी आपका बिजनेस ही कहा जाएगा। थर्ड, एनी एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन इन द नेचर ऑफ अबाउट, वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, यानी ऊपर के रिलेटेड जो भी एक्टिविटी की, भले वो कोई एक्सेप्शन केस में होती है एक्टिविटी, ऐसा नहीं कि रूटीन में ही होता है, यानी रिपीटेटिव नेचर होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बराबर, आज आपने सोचा भाई चलो लॉकडाउन है, कोरोना है, बराबर, चलो बिजनेस, अभी क्लासेस की बात कर रहा हूँ, क्लासेस में अभी मंदी चल रही है, तो क्लास वाले हम सोच रहे हैं कि भाई चलो पानी पूरी का बिजनेस चालू करें, दाबेली, वड़ा पाव, सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा, उसका बिजनेस चालू करें। 15 दिन, 1 महीने के लिए चालू किया, उसके बाद लॉकडाउन ये खत्म हो गया, नॉर्मल हो गया, मान लो मोदी साहब ने कुछ जादुई छड़ी घुमाई और कोरोना निकल गया यहाँ से पतली गली से, बराबर, तो बिजनेस वो बंद कर देंगे वापस, तो वो टेम्पररी है, फिर भी वो बिजनेस है। आगे, सप्लाई ऑफ एक्विजिशन ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल असेट्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद द कमेंसमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ द बिजनेस, यानी आपने सप्लाई किया, गुड्स एक्वायर्ड किया, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल एसेट, बिजनेस में मशीन परचेस किया, तो ये सब एक्टिविटीज आपकी बिजनेस एक्टिविटी है। क्लासेस में चलो मैंने नई बेंचेस परचेस की, एग्जाम्पल है, नई बेंचेस परचेस की, तो वो मेरे बिजनेस कनेक्टिविटी के साथ है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी है। प्रोविजन बाय क्लब, एसोसिएट, क्लब नहीं क्लब है, क्लब, एसोसिएशन, सोसाइटी और एनीबडी फॉर ए सब्सक्रिप्शन और एनी अदर कंसिडरेशन ऑफ फैसिलिटीज और बेनिफिट्स, यानी क्लब में जो मेंबर्स होते हैं, बराबर, एसोसिएशन जो होते हैं उनके मेंबर्स होते हैं, तो ये एसोसिएशन, क्लब, सोसाइटी अपने मेंबर्स को फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, गुड सप्लाई भी करती है, तो वो बिजनेस कंसिडर किया जाता है। एडमिशन ऑफ ए पर्सन टू प्रीमाइसिस फॉर ए कंसिडरेशन, यानी कोई पर्सन प्रीमाइसिस में एंटर हुआ कुछ पेमेंट के लिए, कंसिडरेशन के लिए, यानी आपके वहाँ आकर सर्विस देकर गया तो आपको सर्विस के बदले में कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा, तो उसका बिजनेस है। सर्विस सप्लाइड बाय पर्सन एज ए होल्डर ऑफ ऑफिस विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय हिम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज ट्रेड प्रोफेशन, यानी कोई भी सर्विस एक्सेप्ट की उनकी ऑफिस में, जो ऑफिस यानी बिजनेस प्रीमाइसिस है, वहाँ से जो भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, जो सर्विसेज उसका प्रोफेशन या उसका बिजनेस के कनेक्टेड है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी है। एक्टिविटीज ऑफ ए रेस क्लब इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ टोटली सेटर और लाइसेंस टू गो फॉर एक्टिविटीज ऑफ ए
license book maker in such club. Activities of the race club including by way of total setter. ये पॉइंट में कुछ मिस्टेक है, देखता हूँ मैं बाद में. Any activity or transaction undertaken by government in which they are engaged as a public authority. Government is a public authority. Actually government is for the public, by the public, बराबर. But वो बिफोर इलेक्शन होता है, आफ्टर इलेक्शन हम गवर्नमेंट के हैं, गवर्नमेंट हमारी नहीं. तो गवर्नमेंट जो भी एक्टिविटी करती है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, यानी प्रोवाइडिंग वैक्सीन, ये सब बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर किया जाता है. कंसीडरेशन यानी आपने कुछ सप्लाई किया, सामने कुछ मिलेगा आपको, तो वो कंसीडरेशन है. एनी पेमेंट मेड फॉर ए सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एक्ट एंड फॉरबियरेंस फॉर द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस. सिंपल, आप जो गुड्स सर्विस सप्लाई करते हो उसके आदेश में जो आपको कंसीडरेशन मिलता है वो है कंसीडरेशन. बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय गवर्नमेंट. हाँ, गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी देती है. फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स को ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के लिए फार्मर्स को 40% सब्सिडी देती है, तो वो सब्सिडी की अमाउंट वो कंसीडरेशन कंसीडर नहीं किया जाएगा. नॉट deposit given for supply of the goods and service shall not be considered as a payment made for such supply unless supplier applies such a deposit as a consideration for the said supply. हाँ, आपने गुड्स परचेज करना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई मुझे इतना गुड्स चाहिए, अगेंस्ट में वो सिक्योरिटी के जगह सिक्योरिटी के लिए आपसे डिपॉजिट्स मांगेगा. तो वो डिपॉजिट्स वो कंसीडरेशन एक्चुअल में नहीं है, लेकिन क्योंकि डिपॉजिट इज रिफंडेबल, वो आपको वापस मिलेगी. फॉर एग्जांपल आप रेंट पर मकान लेते हो तो आपको 2 महीने का रेंट डिपॉजिट देना पड़ता है और 1 मंथ का एडवांस रेंट देना पड़ता है. तो 2 महीने का डिपॉजिट लेते हो, जब आपने रेंट एग्रीमेंट कैंसिल करोगे आप, तब वो डिपॉजिट की अमाउंट आपको वापस मिलेगी, बराबर. तो वो कंसिडरेशन नहीं है क्योंकि इट्स अ रिफंडेबल. लेकिन हाँ, अगर आपने ऐसा बोल दिया कोई डिपॉजिट की अमाउंट एडजस्ट कर लेना उसमें से पेमेंट में से, तो वो कंसिडरेशन है. रिफंडेबल डिपॉजिट इज नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी. जीएसटी रेट्स, जीएसटी रेट्स कौन डिसाइड करता है? पहले एमसीक्यू में आ सकता है. जीएसटीएन यानी सी एंड एस जीएसटी वुड बी लेविड इन अ टैक्स टू बी जॉइंटली डिसाइडेड बाय सीजी एंड एसजी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल. जीएसटी की जो कमेटी है, काउंसिल है, वो रेकमेंड करेगा और वो ये दोनों गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हाँ, ये जीएसटी रेट जो आपने रेकमेंड किया है वो हमें मंजूर है. रेट्स ऑफ आईजीएसटी, आईजीएसटी का डिसाइड कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल, ऑन रिकमेंडेशन बाय जीएसटी काउंसिल. रेकमेंड तो जीएसटी काउंसिल ही करेगा हर एक जीएसटी. हाईएस्ट रेट ऑफ सीजीएसटी आईजीएसटी 20% एंड 40%. जब जीएसटी 2016 में आया था ना, तो मोदी गवर्नमेंट ने हाईएस्ट रेट 40% डिसाइड किया, यानी लग्जरी आइटम पर सब पर 40% टैक्स. कार, टीवी, बराबर, डीवीडी प्लेयर, ये सब में 40%. लेकिन ऑपोजिशन वाले उस टाइम स्ट्रॉन्ग थे, राज्यसभा में ऑपोजिशन की मेजोरिटी थी, तो ये पास नहीं होने दिया और उन लोगों ने बोला कि नहीं, 28% ही टैक्स रखो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मत कलेक्ट करो. ये बीजेपी वाले मानते नहीं थे, वो तो ऐसा ही टारगेट रखते थे कि नहीं, टैक्स हमें ज़्यादा ही ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें संसद भवन बनाना है, बराबर, नए नए प्लेन लेने हैं. तो वो तो अच्छा था उस टाइम कि ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए ये रूल पास नहीं हुआ. अदरवाइज वी हैव टू पे 40% टैक्स ऑन कार्स एज वेल एज ऑन टीवी, मोबाइल. सोचो अगर 40% होता, 12% ज़्यादा हो जाता, कितना महंगा हो जाता ये सब चीज़, बराबर. सो इन एवरी कंट्री ऑपोजिशन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ पब्लिक टू मेक देम स्ट्रॉन्ग. Otherwise, government will exploit you. So, 20 to 40%. Tax rate have been fixed as a percentage. 5% को पहले 5% इतना रह गया है. 5%, 12%, 18%, 28%. ये तो मैक्सिमम 28% आ गया. Other rates are 0.25 and 3%.
रेवेन्यू न्यूट्रल रेट 18%, नॉर्मली 18% रेट, मेजोरिटी गुड्स कवर्ड अंडर 18% रेट, बेसिक नेसेसिटी वाली गुड्स है वो 12%, एसेंशियल गुड्स है उस पर सिर्फ 5%, और डीमेरिटेड लग्जरी गुड्स यानी लग्जरियस आइटम पर 28% प्लस जीएसटी कॉम्पनसेशन सेल्स। सोचो कितना टैक्स हम पे करते हैं, बराबर। और सर्विसेज में हमें क्या मिलता है, देख रहे हो आप, हेल्थ सर्विस गुजरात मॉडल पूरा खोखला में गया है, बराबर। ऐसे हर रोज बड़ौदा में मोर देन 270 डेथ होती है सिर्फ बड़ौदा में। व्हाट मेक्स जीएसटी सो स्पेशल? जीएसटी स्पेशल क्यों हो गई? तो फर्स्ट, सिंस जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, रेवेन्यू ऑफ एसजीएसटी ऑर्डिनरी एक्रूज टू द कंज्यूमिंग स्टेट्स। इसमें क्या होगा, जीएसटी इस पर लगता है, तो जहाँ पर गुड्स कंज्यूम होता है, यानी आपने महाराष्ट्र से गुड्स परचेस किया गुजरात में, बराबर, और गुजरात में आपने कंज्यूम कर दिया, तो जीएसटी एसजीएसटी आपको कहाँ पे करना है, गुजरात में पे करना है, बराबर। तो ये कंजम्पशन डेस्टिनेशन टैक्स है, यानी जहाँ पर कंजम्पशन होता है वहाँ पर टैक्स एसजीएसटी लगेगा। इंटरस्टेट सप्लायर इन एक्सपोर्टिंग स्टेट is allowing to set off the available of credit of IGST, CGST and SGGST, UTGST against the IGST payable on interstate supply। इसमें सिर्फ याद रखना है, नीचे टेबल है, लास्ट टेबल, कि IGST में से आपको क्रेडिट कौन से जीएसटी के मिलेगी। IGST में से सभी जीएसटी के क्रेडिट मिलेगी। IGST जब आपने पे किया, कलेक्ट किया, सॉरी, कस्टमर से, बराबर, तो जब भी आपने परचेस किया था, बराबर, उस टाइम आपने जीएसटी पे कर दिया था। आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, यानी आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, यानी सेल्स पर जो जीएसटी लगा था, कस्टमर से जो जीएसटी लिया था, उसमें से परचेस पर जो हमने टैक्स पे किया था वो माइनस करना है। तो आईजीएसटी उसमें से माइनस करना है सीजीएसटी, एसजीएसटी, बराबर, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी ऑल टाइम। सिर्फ वो लास्ट वाला कॉम्पनसेशन सेल्स लेस नहीं करना है, याद रखना। बायर इन द इम्प्रूविंग स्टेट इज अलाउड, इम्प्रूविंग में इम्पोर्टिंग स्टेट, जो स्टेट में गुड्स इंपोर्ट होता है, जो स्टेट में गुड्स आता है, वो is allowed to avail the credit of IGST paid on interstate supplied made by him, thus unlike the earlier scenario। अब एक मिनट, ये सब जरूर नहीं है, डायरेक्ट लास्ट में देख लो आप, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पहले IGST, पूरा ये समरी है नीचे। IGST की क्रेडिट क्या क्या मिलेगी? IGST खुद मिलेगी इनपुट पर, जो परचेस पर जो पे किया था वो। उसके बाद CGST जो परचेस पर, यानी परचेस वाला टैक्स सब माइनस करना है, लेकिन IGST में से कौन सा माइनस? तो IGST परचेस पर पे किया हो वो भी, CGST, SGST, UTGST, चार। कॉम्पनसेशन सेस नहीं ले सकता, उसके डिडक्शन क्रेडिट नहीं मिलेगी। CGST में पहले CGST खुद माइनस करो, परचेस वाला GST माइनस करो, CGST, उसके बाद IGST माइनस करो, उसमें दो ही मिलेगा। SGST में भी दो, पहले खुद SGST माइनस करो, SGST में से SGST माइनस करो एंड IGST माइनस करो। UTGST में UTGST माइनस करो और उसके बाद IGST माइनस करो। सॉरी, UTGST में सिर्फ UTGST माइनस करो, क्योंकि वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, यूनियन टेरिटरी है। कॉम्पनसेशन सेस में सिर्फ कॉम्पनसेशन सेस डिडक्शन मिलेगा, बाकी कोई जीएसटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं। अब इसके रिलेटेड एग्जांपल्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।